तो हम देखने जा रहे हैं ईथर्स को। वैसे हम ईथर्स की मैक्सिमम चीजें यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो ये उसका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही होगा, क्योंकि प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी है, कुछ नए पॉइंट्स जानने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ईथर में सबसे पहले हम नेमिंग के बारे में बात करते हैं, तो आप लोग को नेमिंग करनी तो आती है। जैसे हमने ये ले लिया CH3 OCH3, क्या नाम हो जाएगा इसका? कॉमन नेम हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथऑक्सी मीथेन। ठीक है, मैंने यहाँ CH3 रखा, O रखा, CH2 CH3 कर दिया, क्या नाम हो जाएगा भाई बताइए? इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा? मिथऑक्सी ईथेन। समझ में आ गई बात? चलिए, इसका मुझे नाम बताइए, क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। देखो भाई, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर आपके ये 3 कार्बन है, बड़ी चेन ये बनी बात है, छोटी चेन के साथ में इथॉक्सी जाएगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? एक मिथाइल भी आ जाएगा। ये मिथाइल एक साइड चेन हो गई है ना। और जब ये साइड चेन यहाँ पर हो गई है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? मिथाइल। मिथाइल कितने पे लग रहा है? 2 पर। और इथॉक्सी भी कितने पे लग रहा है? सेकंड नंबर के कार्बन पे लग रहा है। और क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। ये इसका IUPAC नहीं हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अगर हम यहां पर बात करते हैं एल्काइल ग्रुप की जगह एराइल ग्रुप को लगा लेते हैं, जैसे हमने ये लगा दिया OCH3, क्या नाम हो जाएगा इसका? क्या नाम हो जाएगा जल्दी बोलिए? मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, अगर मैंने दोनों जगह पर ही क्या लगा दिया? बेंजीन की चेन लगा दी, तो क्या हो जाएगा? डायफिनाइल ईथर। बिल्कुल सही, डायफिनाइल ईथर। ठीक है भाई, समझ में आ गई ये बात? अब सीधे सीधे हम यहां पर बात करते हैं ईथर की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ईथर पानी में सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है? ईथर पानी में सॉल्युबल होता है कि नहीं होता है? हैं? होगा कि नहीं होगा? तो देखो बेटा, वाटर में यहाँ कौन मौजूद है? H2O प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है। हमने ईथर को लिया CH3 OCH3, इस ईथर में ऑक्सीजन नहीं है और लून पेयर है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस साइड से फॉर्मेशन करेगा? हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा यहां पर, ठीक है, तो ये सॉल्युबल होगा वाटर। दिस इज सॉल्युबल इन, लेकिन कौन से? स्मॉल ईथर। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप तो इनसॉल्युबल होता है, जो ऑर्गेनिक ग्रुप रहता है वो हमेशा इंसॉल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैंने आपको बताया था ल्यूकास टेस्ट में भी। ठीक है, तो यहां पर स्मॉल ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन बड़े ईथर जो रहते हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक ग्रुप ज्यादा होगा और हाइड्रोफिलिक ग्रुप कम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम प्योर ईथर के बारे में बात करें, किसके बारे में? प्योर ईथर। प्योर ईथर मतलब इसके अंदर क्या मौजूद नहीं है? पानी मौजूद नहीं है। कौन मौजूद नहीं है? पानी मौजूद नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर प्योर ईथर के अंदर बात करोगे तो क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में? नहीं होगी भाई, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। वैन डर वाल्स फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़ेंगे। यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा?
वो लगता है वेंडर वॉल फोर्स। और वेंडर वॉल फोर्सेस कैसे रहते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा। किसके कंपैरेटिवली, इनके आइसोमर्स के कंपैरेटिवली। इनका आइसोमर्स जैसे कि हमने किसे ले लिया, CH3CH2OH को, यानी इथाइल अल्कोहल को। देखो दोनों के अंदर ही 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, और 1 ऑक्सीजन है। चाहे इसके अंदर देख लो चाहे इसके अंदर देख लो, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। पर इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर, इथेनॉल के अंदर, ठीक है। जबकि इसके अंदर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ईथर के अंदर। प्योर के बारे में बात कर रहा हूं, समझ में आ गई बात। इथेनॉल भी क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, और आपका जो ईथर है वो भी वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन ईथर कम सॉल्युबल होता है और इथेनॉल ज्यादा सॉल्युबल होता है। दिस इज मोर सॉल्युबल एंड दिस इज लेस सॉल्युबल कंपैरेटिवली। ये बात समझ में आ गई है। तीसरी बात, अगर आप ईथर को लेकर आते हो, ईथर को कहीं से भी लेके आता हो, मार्केट से लेकर आते हो, आप थोड़ा बहुत यूज करते हो, खुला रहने देते हो, तो खुला रहने देते हो तो उसका अपने आप ही ऑक्सीडेशन हो जाता है। ईथर का एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। और जब इसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, और ये पेरोक्साइड एक्सप्लोजिव होती है नेचर में। कैसी होती है, एक्सप्लोजिव होती है, ठीक है। तो ये जरा में आग पकड़ लेती है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि ईथर को एक बार आपने यूज किया, इसीलिए उसे डार्क बॉटल्स में रखा जाता है, कोल्ड प्लेसेस में रखा जाता है, अवे फ्रॉम एयर। अगर आपने उसे यूज कर लिया, पर कभी ना कभी तो यूज करोगे, तो उसमें पेरोक्साइड बनी जाएगी, तो इस पेरोक्साइड को आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो इसे आप कैसे निकालोगे, तो आप इसे डिस्टिलेशन से निकाल सकते हो। इसका जो रिमूवल होता है, इसका रिमूवल कर सकते हो बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, या फिर आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पेरोक्साइड होती है ये अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें पेरोक्सी लिंकेज है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम इसमें किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट को डाल दें, तो वो उस रिड्यूसिंग एजेंट का रिडक्शन करा देगी और पेरोक्साइड गायब हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फेरस सल्फेट को ले लेते हैं। किसे ले लेते हैं, फेरस सल्फेट को ले लेते हैं। और अगर इसे हम किसके अंदर डालते हैं, पेरोक्साइड के अंदर, मतलब ईथर के अंदर डालते हैं जिसके अंदर पेरोक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से पेरोक्साइड आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो इसका 2 तरीके से रिमूवल कर सकते हैं, या तो हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट को इसके अंदर डाल दें तो वो इसका रिडक्शन करा देगी और खुद पेरोक्साइड खत्म हो जाएगी। पेरोक्साइड बनती कैसे है, तो यहां पर देखना, जैसे हमने ये ले लिया CH3CH2O, CH2CH3, और अगर हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया, एरियल ऑक्सीडेशन कराया, तो यहां पर क्या होता है, एरियल ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीडेशन करती है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, CH3CH2O, इसमें से एक हाइड्रोजन को ही हटाता है, कौन, O2, खुद लग जाएगी, क्योंकि ये पेरोक्साइड है तो एक और ऑक्सीजन को साथ में लगाएगी सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये CH3 लगा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। तीसरी बात, फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम तीसरी बात करें, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ईथर्स होते हैं ये काफी इनर्ट होते हैं। दे आर इनर्ट कंपाउंड, बहुत ही ज्यादा इनर्ट कंपाउंड होते हैं, और इनर्ट कंपाउंड होने की वजह से ये इन्हें यूज किया जाता है। इनर्ट कंपाउंड मतलब ये किसी से जनरली रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, ठीक है। सो यूज्ड एज, तो जो किसी से रिएक्ट ना करे उसे हम मैक्सिमम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। आपने देखा था एल्केन्स को, एल्केन्स भी इनर्ट टाइप के होते हैं, इसलिए उनका के तौर पे किया जाता था, या फिर सॉल्वेंट, तो इन्हें यूज किया जाता है, यूज्ड एज सॉल्वेंट, ठीक है। स्पेशली डायथाइल ईथर को इसे यूज करते हैं। और एक और हमने पढ़ा था THF,
टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है, आपको एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, इन्हें कैसे बनाया जाता है। ये बेटा दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है, दोनों में से आप किसी पर भी कर सकते हो, ठीक है। और कभी भी इसका स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जाए, बस आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है वो कौन सा होता है इसका? विलियमसन्स, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, किस किस की रिएक्शन होती है। एक हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और एल्काइल हैलाइड हमेशा कौन सी होनी चाहिए? प्राइमरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेकेंडरी या टर्शरी होगी तो गलत, एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एलिमिनेशन। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? एल्कोहलिक एनिवेश। देखो एक बात याद रखना, अब वो टाइम आ गया जब आप इस बात को भी समझ लो। एक्चुअल में C2H5OH अगर हम इसे लेते हैं तो थ्योरेटिकल बात तो सही है कि हमने NaOH डाला और ये रिएक्ट कर गया। थ्योरेटिकल बात तो सही है कि इसने क्या बना लिया, थ्योरेटिकल बात के बारे में बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल सही है कि इसने ये बना लिया थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली NaOH के साथ में रिएक्ट नहीं करता है इथाइल अल्कोहल, ये इतना एसिडिक नहीं होता है। फिनॉल करते हैं, ये नहीं करता है। साइक्लोहेक्सेनॉल नहीं करता है। तो हमें यहाँ पर सोडियम मेटल को डालना पड़ता है। किसे डालना पड़ता है? तब इसका फॉर्मेशन होता है। या फिर हम बहुत ही ज्यादा बेसिक कर दें। क्यों बेसिक कर दें? देखो बहुत ज्यादा बेसिक एनवायरनमेंट कर दें तब ऐसा होगा, क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट कर सकता है। तो बहुत ज्यादा अगर हम बेसिक कर दें तब ये बन सकता है, बहुत ज्यादा बेसिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। जनरली ये रिएक्ट नहीं करता है, बहुत अच्छे से याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए इसे हटा देता हूं। तो हम यहां पर ये नहीं कहेंगे कि इथाइल अल्कोहल को लिया, हम यहां पर सीधा सीधा क्या कहते हैं, C2H5ONa लिया, सोडियम इथॉक्साइड को लिया, सोडियम इथॉक्साइड को लिया। तो देखो चलो इसी चीज से एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि भाई हमने ये लिया CH3, ठीक है, और ये है Cl, और इसकी रिएक्शन CH3OH या C2H5OH के साथ में कराई तो क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा? दे देगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये यहां से निकल जाएगा और ये यहां से पकड़ लेगा, है ना बेटा। ये बेस की बजाय न्यूक्लियोफाइल की तरह ज्यादा एक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? मैंने क्या बताया था, इस पर क्या है, लोन पेयर है। ये Cl यहां से निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन तो बन गया कि नहीं बन गया? अब थोड़ी सी देखो, मैं अपनी पुरानी चीजों के ही और आगे वाले रूप में आपको ले जा रहा हूं। ये कार्बोकेटाइन बन गया, अब थोड़ा डिटेल में और समझो। यहां पर अटैक कौन मारेगा? CH2CH3, और ये है H। इसने अटैक मारा और ये ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा, बाद में इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां से ये हाइड्रोजन निकालेगा। ये बात तो समझ में आ गई है कि नहीं? इतना समझ में आ गया? अब आप कहोगे ये बड़ा ग्रुप है, आपने अभी तक ये बताया है कि सर ये तो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। तो बेस की तरह काम करने के लिए बहुत जरूरी मालूम है क्या था? मैंने हमेशा ये बताया है कि अगर C2H5ONa लोगी, उस वीडियो को आप तुरंत उठाकर देख लेना। अगर ये लेते हो तो ये बेस की तरह काम कर सकता है। ये सोडियम इथॉक्साइड अगर आपने लिया है तो ये बेस की तरह काम कर सकता है, और 1 डिग्री में, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री में, 2 डिग्री और 3 डिग्री में बेस की तरह ही काम करेगा। और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ बेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है, देखो बेटा
C2H5OH, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है कि नहीं होता है? और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? O नेगेटिव, ये होता है। तो जब 1 डिग्री लोगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो 1 डिग्री में से न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कराया, ठीक है। और जब आपका ये इस टाइप करेगा तो ये किसकी तरह? वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आपका एक बेस की न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आपका यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ये। और देखो ये क्या बनाएगा? ये ईथर बनाएगा, ठीक है। पर अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो ये बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर सकता है। क्लियर हो गई ये बात? अब दिमाग में से क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? तो हुआ ये कि इसने इसके ऊपर अटैक मारा पीछे से और Cl को निकाल दिया, और Cl को निकाल दिया तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3CH2O CH2CH3, इसका फॉर्मेशन हो गया, ईथर बन गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? और NaCl साथ में निकल गया। कौन सी मैकेनिज्म होगी ये? SN2। कौन सी हो जाएगी? SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है, ठीक है। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस में याद रखना हम किसे लेते हैं? एक एल्कोक्साइड को लेते हैं, तो हमने डायरेक्टली एल्कोक्साइड लिया है। और प्राइमरी अल्कोहल को ही लिया जाएगा, कभी भी किसे नहीं लिया जाएगा? नो 2 डिग्री और 3 डिग्री, वरना यहाँ क्या हो जाएगा? इट विल कॉज एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन कॉज कर देगा, इसलिए हम इसे कभी भी नहीं लेते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो मैंने आपको बताया था वो क्या था भाई? बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग यहां पर लेते थे, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को यहां लेते हैं तो क्या होता है बच्चों? CH3CH2OH। मैंने आपको बताया था कि यहां पर अपन क्या डालते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4। और कितना टेम्परेचर लेते हैं? 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इतने टेम्परेचर को लेते हैं। तो अगर इतने टेम्परेचर को लेते हैं तो यहां से दो मॉलिक्यूल 120 था 140 था, चलो 1 मिनट दिखा देता हूं बेटा। मैं बायोमोलिकुलर नहीं, डिहाइड्रेशन लिखा था मैंने, सिंपली क्या लिखा था? डिहाइड्रेशन। चलिए इसे ढूंढते हैं। देखो बेटा, ये 1 डिग्री अल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड लेते थे, एल्कीन बनता था। मैंने कहा था कि जब घर में आग लग जाएगी तो क्या होगा? वो अगल बगल वालों से पानी नहीं मांगेगा, पानी अपने अंदर से निकालेगा और एल्कीन बनाएगा। वाटर का पूरा मॉलिक्यूल कहां से निकलेगा? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से निकलेगा। और जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो दो मॉलिक्यूल आपस में H2O निकालते हैं और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। याद आया कि नहीं आया? तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कम टेम्परेचर पर अगर हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई है तो ये फॉर्मेशन किसका करेंगे? ईथर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा ही हुआ टेम्परेचर को अपन ने देख लिया। चलिए अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ 140 नहीं था, कितना था? 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। इस पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल्स H2O को निकालते हैं और ये ईथर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो दो मॉलिक्यूल कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? बायोमोलिकुलर कह रहे हैं, बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? प्राइमरी अल्कोहल में होगा। किस में होगा? प्राइमरी अल्कोहल में होगा। समझ में आ गई बात? और अगर सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल में कराओगे तो क्या होगा? तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 आप जानते हो क्या होता है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें?
इस रिएक्शन में कैसी मैकेनिज्म हुई है बताएंगे, क्या होता है? देखो भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, H प्लस का अटैक मारेगा, H प्लस यहां जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बना लेगा, एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, पर निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन कैसा बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है। तो यहीं पर एक दूसरा कौन आ जाएगा, ये आ गया एल्कोहल का मॉलिक्यूल, और ये किसकी तरह ऐड करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन उठाकर इसे देगा और इसे निकाल देगा। बाद में इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये लग गया CH2 CH3, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में ये ईथर का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है, आगे समझ में? ठीक। अब देखो, अगर इसी को हम किसके अंदर कर दें, 3 डिग्री के अंदर कर दें, CH3 CH3 OH, और हमने यहाँ क्या दिया, H प्लस दिया, H प्लस यहां पर अटैक करेगा, और जब H प्लस यहां पर अटैक करेगा तो ये फॉर्मेशन किसका कर लेगा, वही प्रोटोनेटेड वाटर का। क्या प्रोटोनेटेड वाटर अब निकलने का इंतजार करेगा यहाँ, बोलो भाई? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ये तुरंत यहां से निकल जाए। ठीक है, अच्छा देखो, अगर इसका ही बिल्कुल इसके मैकेनिज्म की तरह, अगर इसका ही एक दूसरा मॉलिक्यूल, आप कहो जैसा यहां हुआ था वैसे यहां हो जाए, किसका एक दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर आकर अटैक मारना चाहे और इससे चिपकना चाहे बैक साइड से, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप होने की वजह से ये चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ हमेशा कार्बोकेटाइन बनेगा, और जब यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अब कोई न्यूक्लियोफाइल छोटा मोटा तो है नहीं है यहाँ लगने के लिए, छोटा मोटा न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं है, न्यूक्लियोफाइल भी बड़ा है और ये भी बड़ा है भाई, ये भी बड़ा है, इलेक्ट्रोफाइल भी बड़ा है और न्यूक्लियोफाइल भी बड़ा है। तो अब क्या होगा, तो ये अपने आप ही अपने अंदर से एक H प्लस को निकाल देगा, और जब एक H प्लस को अपने अंदर से निकाल देगा तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा। हम ये कह सकते हैं इस H प्लस को निकालने के लिए कौन आ गया, पानी का मॉलिक्यूल आ गया H2, ये इस H प्लस को निकाल लेगा, क्योंकि ये क्या है, वीक बेस है। क्लियर है, तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हो गया हमारा कौन सा, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ये कौन सा होता है, तो ये होता है एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन। एल्कीन में हम एल्कोहल का एडिशन कर रहे हैं। कैसे करेंगे भाई, समझना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, और यहां हमने डाल दिया इथाइल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल, कुछ भी डाल सकते हैं, हमने डाल दिया CH3OH। ठीक है, और साथ में हमने यहां पर डाला H2SO4। क्या डाला है भाई, अब ये H2SO4 क्या करेगा, H प्लस देगा। H प्लस किस पर अटैक मारेगा, आपको मालूम है एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो यहां पर सबसे पहला अटैक किसका हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल का। H प्लस कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है, कौन है, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक मारेगा। अब जैसी अटैक मारेगा तो यहां पर आप कार्बोकेटाइन बना दोगे। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कभी भी एल्कीन पर होता है तो वो क्या बनाता है, एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होगा, बनी बात है 2 डिग्री होगा। अब 2 डिग्री के बाद में आप इसकी मैकेनिज्म को समझ ही सकते हो, ये आया, कौन आया, एल्कोहल आया, लोन पेयर से यहां अटैक मार देगा। जैसे इसने अटैक मारा तो CH3CH, ये CH3 यहीं लगा रह जाएगा, और ये हो गया OCH3। अब इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अब ये किसका फॉर्मेशन कर देगा बेटा, ईथर का। ये लग गया, आगे समझे? ठीक है, तो एल्कोहल एल्कीन्स में अगर हम एल्कोहल का एडिशन कराते हैं तो भी आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। एक हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस से देखा,
दूसरा एडिशन ऑफ एल्कोहल इन एल्कीन देखा, तीसरा हमने कौन सा देखा है, कौन सा देखा है भाई, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, चौथा मेथड देखने जा रहे हैं हम। फोर्थ जो मेथड होता है वो होता है हमारा सिल्वर ऑक्साइड से, फ्रॉम सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन किस पर कराएंगे, विथ एल्काइल हैलाइड। हम एक एल्काइल हैलाइड के साथ में सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, हमने ये ले लिए 2RX, दो मॉलिक्यूल लिए इसके, ईथर बनाना है बहुत जरूरी रहेगा। जैसे हमने ये ले लिया CH3 और हमने किसे ले लिया, X को ले लिया, किसे ले लिया, X, कोई भी X मान लिया, कोई भी हेलोजन। चलो हम कर लेते हैं यहाँ पर ब्रोमीन, जो कि एक अपने आप में एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इसकी रिएक्शन Ag2O के साथ में कराते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं। सिल्वर की ये खासियत होती है, देखो इनऑर्गेनिक में भी आप पढ़ोगे, जब आप सॉल्ट एनालिसिस वगैरह प्रैक्टिकल करोगे तो आप ये देखोगे हेलोजेंस का टेस्ट हमेशा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से किया जाता है। सिल्वर हेलोजन को तुरंत खींच के निकाल लेता है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ होगा, यहां से कौन निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा, और ऑक्सीजन से दोनों CH3 एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए। ठीक है, तो ये चौथी प्रोसेस हो गई है। अब हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, यानी ये कैसे रिएक्शन करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात मैंने क्या बता दी आपको, ये इनर्ट होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुत किसी के साथ में रिएक्शन करते ही नहीं है, ये रिएक्शन करते हैं सिर्फ HI HBr HCl के साथ, और HCl के साथ में तो इनकी रिएक्शन बहुत कमजोर हो जाती है। HBr के साथ भी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी HI के साथ होती है। तो मोस्टली इसकी रिएक्शन, ईथर की रिएक्शन आपको किस में देखने को मिलेंगी, HI के साथ देखने को मिलेंगी। ठीक है, HI के साथ इसकी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। किस टाइप की रिएक्शन होंगी जरा इसे समझते हैं हम लोग। पहली बात तो जो भी रिएक्शन ये देगा वो देगा इन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन देगा। क्यों देगा, उसकी एक रीजन है, खास रीजन है। क्या रीजन है जरा समझना। हमने जैसे कोई यहां पर ईथर लिया CH3OCH3, ठीक है भाई, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी है, HI के साथ करा दी है। तो यहां से कौन निकलेगा, सबसे पहले H+ निकलेगा, और ऑक्सीजन पर कौन मौजूद है, लोन पेयर। इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है तो तुरंत ये इसके साथ जाकर लग जाता है, CH3OCH3, ये लग गया, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहां पर क्या कर सकता है, इसके ऊपर अटैक कर सकता है कि नहीं, और यहां न्यूक्लियोफाइल कौन है, I नेगेटिव। तो ये जो I नेगेटिव रहेगा ये इस पर तुरंत अटैक मार देगा। ठीक है, समझ में आई ये बात, इस पर ये तुरंत अटैक मार देगा। अब देखो यहां से एक ना एक बॉन्ड तो टूटना पड़ेगा, तो हमने एक बॉन्ड को, अभी हमारा इस सिमेट्रिकल, हम किसी भी बॉन्ड को यहाँ तोड़ सकते हैं, तो हमने इसे तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद में यहां फॉर्मेशन किसका कर दिया, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, यहां पर समझना। हाँ चलिए, अब इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जब इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन लेना इतना आसान नहीं होगा, और जब इससे इलेक्ट्रॉन लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री है, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन नहीं सकता है, बन नहीं सकता है ना। तो फिर यहां पर क्या होगा, अब ये जो I नेगेटिव है वो इस कार्बन पर अटैक मारेगा, तब जाकर ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये इस पर अटैक मार रहा है और बॉन्ड को तोड़ रहा है, यानी ये किस टाइप की मैकेनिज्म हो गई, SN2, ये से तोड़ रहा है, और ये लीविंग ग्रुप हो गया ना, इतना निकल कर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहां फॉर्मेशन किसका हो गया, यहां फॉर्मेशन हो गया CH3I का, और साथ में कौन बना, CH3OH बना। क्लियर है,
विशाखा समझ में आया बेटा? नहीं आया? क्या चीज नहीं आई? सबसे पहले हमने HI के साथ इसकी रिएक्शन कराई। मैंने आपको ये बताया कि HCl, HBr, HI के साथ, इनके साथ ये रिएक्शन देता है एसिडिक मीडियम। इनके साथ रिएक्शन उतनी एफिशिएंट नहीं होती है। HI के साथ इसकी रिएक्शन बहुत एफिशिएंट होती है। I नेगेटिव का साइज देखो यहाँ पर बड़ा भी है। HI टूटेगा, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस देगा। H प्लस इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन से लेगा या इस कार्बन से लेगा, दोनों में से कहीं से भी दे दो। हाइड्रोजन से तो लेगा नहीं, क्योंकि बात तो वहीं की वहीं पहुंच जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेगा, पर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो कि बन नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। तो फिर क्या होगा? खींच तो रही है, तो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज तो इस कार्बन पर आते ही जा रहा है। तो उतने में I नेगेटिव, जो कि अपने आप में क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक मार देता है, और यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और इस बॉन्ड को तोड़कर निकाल देता है। तो ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म की हो जाती है कि नहीं? क्योंकि बैक साइड से अटैक किया और इसे निकाल दिया। तो यहां पर एक एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया बेटा, और एक किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, देखो ऐसी रिएक्शन तो हमने एल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ी थी। एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल को मिलाते हैं तो ईथर बनता है, पर ये ईथर बन नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि इसे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, CH3ONA होना पड़ेगा। तो एसिडिक मीडियम में ये काम कहाँ होगा? बेसिक मीडियम में। जबकि इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? जस्ट उल्टा चल रहा है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, तो इसे अगर उल्टा रिवर्स ले जाना है तो आपको बेसिक मीडियम करना पड़ेगा। यहां से रिवर्स ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक मीडियम करना पड़ेगा। जबकि यहां से आने के लिए आपको क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए। ठीक है, अब यही अगर बेटा यही ईथर को हम लेते और HI को हम यूज करते किसमें? एक्सेस में। किसमें यूज करते? तब क्या होता? तो देखो पहले स्टेप में तो हमने ये बना ही लिया CH3I, और साथ में क्या बनाया? CH3OH इथाइल अल्कोहल बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? तो हमने यहां पर आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, अब ये जो आपका अल्कोहल रहेगा, अब क्योंकि हमने HI एक्सेस में लिया है तो एक बार फिर से ये इस पर क्या करेगा? H प्लस इसके ऊपर अटैक मारेगा, तो इसे क्या बना देगा? वो प्रोटोनेटेड वाटर। और ये निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री बन रहा है, और यहां पर कौन बन रहा है? I नेगेटिव। तो I नेगेटिव यहां से बैक साइड से अटैक मार देगा और इसे निकालने में हेल्प कर देगा। ये निकल जाएगा, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया ना, ये निकल जाएगा। और इसकी जगह कौन लग जाएगा बेटा? तो CH3I। तो यानी कुल मिलाकर अगर आप इसे एक्सेस में लेते हो, HI को कैसा लेते हो, तो फिर यहाँ एल्कोहल ना बनकर सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या बनते हैं? एल्काइल हैलाइड। तो ये एल्काइल हैलाइड का एक प्रिपरेशन भी हो गया। ये एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है बेटा? और साथ में क्या निकालते हैं? H2O निकालते हैं। ठीक है, तो क्लाउडीनेस आ जाएगी, टर्बिडिटी टाइप की आ जाएगी इसमें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी अपन कल देखेंगे, थोड़ा सा पार्ट रह गया वो हम लोग कल देखेंगे इसका। ठीक है।